हेलो फ्रेंड्स। तो वी आर इन द मिडस्ट ऑफ एक्सट्रीम बुल रन और आईपीओ फ्रेंजी चालू है। तो आज का टाइम देख के मुझे याद आते हैं दो पीरियड्स बिटवीन 1994 से लेके 1997 और दूसरा 2003 से लेके 2000, जहाँ पे जबरदस्त बुल रन था। सेकेंड वाले पीरियड में फर्स्ट 94 टू 97 में आईपीओ फ्रेंजी था। लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। किसी को वैल्यूएशन की कुछ पड़ी नहीं थी, कुछ सबको ऐसे ही लग रहा था कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता नहीं है, ऐसा कभी लग रहा था। 1994 से 1997 में जब भी आईपीओ फ्रेंजी था, तभी ऐसे लगता था लोगों को कि आईपीओ मतलब कुछ मैजिक वॉन्ड है कि आप अप्लाई करो, सब शेयर्स मिलेंगे और आप रिच बन जाओगे। आज भी वैसे ही लोगों को लग रहा है। सो मेरे काफ़ी इन्वेस्टर्स ने मुझे पूछा हुंडई आईपीओ के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ है। पॉइंट ऐसा है, कंपनी इंडियन नहीं है, पेरेंट उसका दूसरे देश का है, लेकिन आईपीओ सबसे बड़ा है इंडिया का। हम डायरेक्टली वैल्यूएशंस पे आते हैं, क्या इसको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ हमें समझना है कि ओएफएस है। ओएफएस का मतलब ऐसे होता है कि इसके थ्रू जो भी पैसे आएंगे कंपनी के खाते में, वो यूज़ नहीं होने वाले हैं, सब री इन्वेस्ट नहीं होने वाले हैं। मतलब नया पावर प्लांट लगा, नया बिजनेस, पूरे पैसे जा रहेंगे के पेरेंट नेशन के पास, मतलब ओनर के पास, ओनर की चीज़। तो सबसे बड़ा निगेटिव है। 27,000 करोड़ इंडियन मार्केट से, इंडियन इन्वेस्टर से लेके, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा दूसरे के पॉकेट में, और इसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं, री इन्वेस्ट नहीं होने, सबसे बड़ा निगेटिव है। ठीक? तो सेकंड, इसका हिस्ट्री जानते हैं। ये कंपनी आई इंडिया में 1996। जब भी सिनारियो ऐसे था कि मारुति, एयर पद्मिनी और एम्बेसडर, ये तीन गाड़ियां होती थी। ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास। एयर कंडीशन गाड़ी का कॉन्सेप्ट जस्ट टाटा ने लॉन्च किया था, कोई कोई मारुति ने। तो एयर कंडीशन गाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था वो टाइम पे। तो वो टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया और सेंट्रो ये उनका पहला मॉडल था जो कि बिग हिट था। उसके बाद उन्होंने i10, i20, फिर अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए। और बाय द टाइम 2009 ये इंडिया की सेकंड नंबर की कंपनी। तो बहुत मतलब इनको समझ में आता है इंडियन मार्केट कैसा चलता है, ऐसा बोल सकते हैं। करंटली ये सेकंड नंबर पे है। मार्केट शेयर आप देखोगे ये कंपनी को अराउंड 15 14-15% के आसपास है। जब ये आए थे तभी मारुति का मार्केट शेयर था 60, आज वो है 40 और इनका मार्केट शेयर है 15। अगर किया का भी इनके साथ जोड़ दे तो 21% मार्केट शेयर इनके पास है। करंटली कितने मॉडल सेल्स करते हैं उसके हिसाब से सेकंड नंबर पे है, वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे ये। तो ग्रोथ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है ये कंपनी का, नो डाउट अबाउट। एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर इसके कंपनी के बैलेंस शीट कैश देखो आप, तुम कंपेयर टू मारुति, मारुति के बैलेंस शीट में 64,000 करोड़ कैश है, अगर मेरा डेटा मैंने सही रिसर्च किया है तो। लेकिन अप्रोक्सीमेट उतना ही होगा। इनके बैलेंस शीट में 9,000 करोड़ की कैश है अप्रोक्सीमेट। का रीज़न, क्योंकि ये दूसरे देश से कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र का ये लोग रॉयल्टी चार्ज 2.5%। तो जो भी गाड़ी आप हुंडई की खरीदी करते हो, जो भी सेल प्राइस होता है उसका 2.5% जाता है ये पेरेंट कंपनी। की वजह से इनके कैश बुक्स में कैश कम है, वन ऑफ द रीज़न है ये, और ये बिग नेगेटिव है। और इन्होंने क्या किया है, आईपीओ से जस्ट लाने से पहले ये जो 2.5% का जो रॉयल्टी लेते थे, वो बढ़ा के 3.5%, ये समझने वाला, क्योंकि बिग नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू मी। अभी थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, प्रॉफिट बुक ग्रोथ वगैरह सब, सेल्स ग्रोथ वगैरह सब सही है इनका। अब लाइन विथ
मारुति या मार्केट के हिसाब से सही है। फाइनेंशियल्स ग्रेट है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। सेक्टर का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ कंपनी का एनाल सेक्टर का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी सही करेगी अगर सेक्टर नहीं चला तो स्टैटिस्टिक्स में देता हूँ, इंडिया में पर 1000 लोगों के पीछे 26 लोगों के पास कार है, फोर व्हीलर। यूएस में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हर 1000 लोगों के पीछे 570 लोग। और कंपेयर करना चाहे हम यूएस के साथ कर नहीं सकते, यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, कल्चर। चाइना के साथ कंपेयर कर सकते, तो चाइना में 1000 लोगों के पीछे 183 लोगों के। तो इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ग्रोथ आने वाली, नंबर ऑफ कार्स बिकने वाली है, कोई डाउट ही नहीं। जैसा आज बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, कार की सेल बहुत बढ़ेगी, डाउट नहीं है। लेकिन सेक्टर में एक प्रॉब्लम है, ये एक सिक्लिकल सेक्टर होता है, मतलब अप डाउन, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है कार की सेल कम, जैसे इन्फ्लेशन घटता है तो कार की सेल बढ़ती है। तो ये का सिक्लिकल नेचर है, उस प्रॉब्लम नहीं है एज सच। लेकिन फोर्थ जो प्रॉब्लम है सेक्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। आधे लोग बोल रहे ईवी आएगा, ईवी आएगा। बहुत सारे कंपनी ने, टाटा ने उस लीड ले लिया है करने में, तो ये भी क्रेटा का ईवी मॉडल लॉन्च करने वाली। ओला आई आई है, BYD है, टेस्ला है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ, ये जो सेक्टर के जो डायनामिक्स थे वो टोटली चेंज हुए गए हैं ईवी के वजह से। तो अभी हमें पता नहीं है कि ईवी सक्सेस का, अगर ईवी सक्सेसफुल हुआ तो इनका शेयर ईवी में सिर्फ 2% का। तो क्या हुंडई सक्सेसफुल हो पाएगी ईवी में? ये बिग क्वेश्चन है। अगर ईवी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ठीक है, हुंडई का शेयर है मार्केट पे, और का मतलब इंडियन लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना कि कैसे ये प्ले आउट होगा। 5 साल बाद के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करके सोचना बहुत सही, मतलब इजी होगा। लेकिन आज प्रेडिक्ट करना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन मार्केट लीडर होने वाला 5 साल, ये नियर टू इम्पॉसिबल है आप और मेरे जैसे नॉर्मल रिटेल पार्टी से। लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली हाई फॉर दिस आईपीओ, उसमें भी डाउट नहीं। तो थोड़े से स्टैट्स बताता हूँ मैं। इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का एवरेज पी 23, मारुति का जो कि सबसे लीडर है, मार्केट लीडर है, जो मार्केट शेयर में भी लीडर है, सेल्स में भी लीडर है, उनका प्राइस टू अर्निंग तो करंटली है 26 का। और हुंडई ने जो प्राइस पे आईपीओ लाया है, उनका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 का है। और हुंडई के पेरेंट कंपनी जो है, जहाँ पे रजिस्टर है, वहाँ पे प्राइस टू रेशियो है 4 का। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, पेरेंट कंपनी 4 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है और हमसे इंडिया में ये लोग मांग रहे हैं 26 का पी, जो कि मार्केट लीडर के पी के जितना है। बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल लॉजिक मैं एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट डालता हूँ। इंडिया का मार्केट बुल रन में है, इसके लिए ये लोग 26 का पी एक्सपेंसिव मांग रहे हैं। पैसा लेके अगर वो री इन्वेस्ट करते इंडिया में तो ये सही होता, लेकिन नहीं करने वाले हैं। डायरेक्टली पॉकेट में जाने वाला है, एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं। हालांकि उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि आने वाले 5-10 साल में अराउंड 32,000 करोड़ वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। एट दिस पॉइंट टाइम ये पैसा पूरा उनके जाने वाला है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। ये आईपीओ में इन्वेस्ट करके एज़ सच ऐसा कोई गेन आपको नहीं मिलने वाला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन। अगर आपको लगता है हुंडई बहुत
अच्छा करने वाली है, तो क्यों ना हम मारुति जो लिस्टेड प्लेयर है, जिसके बारे में हमें ट्रैक रिकॉर्ड पता है, सब पता है, कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी के पोर्टफोलियो मतलब पूरा डेटा अवेलेबल है, क्यों ना मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ? अगर आपको ऐसे लगता है कि हुंडई के आईपीओ में वैल्यू है, तो मैं तो ये अवॉइड करने वाला हूँ और मैं कॉशन देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो भी सबसे बड़े आईपीओ आए हैं, जैसे कि इससे पहले एलआईसी का आया था, पेटीएम का आया था, कोल इंडिया का आया था 2000 में, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन फेज़ में गया है मार्केट का रीज़न एलआईसी के बाद नहीं लेकिन पेटीएम के आईपीओ के बाद रिलायंस पावर का आईपीओ आया था 2010 में, बिगेस्ट आईपीओ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि इसमें जब भी ऐसा फ्रेंजी होता है ना आईपीओ का तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अभी 27,000 करोड़ का आईपीओ अगर 4 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो 1 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? तो लोग मार्केट सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स बेचेंगे और खरीदेंगे। तो ये होता है एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं मार्केट करेक्शन, लेकिन ऐसे होता है जनरली बिगेस्ट आईपीओ। तो मैं तो ये अवॉइड करूँगा, बहुत बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ इंडियन मार्केट में है इन्वेस्ट करने की। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैसे में ग्रीडी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीडी ओनर के हिस्से में या उनको दे दूँ, ऐसा मैं नहीं चाहूँ। तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐज़ इन सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, ये सिर्फ़ मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो डाला है। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे पूछ रहे थे, इसके लिए मैंने डाला है। लेकिन मेरी एडवाइस लेके कोई डिसीज़न मत लेना। एज़ अ इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, सेबी रजिस्टर, वो पूछ के आप इसके डिसाइड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।